नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में स्वागत है आपका। यह हमारा विशेष कार्यक्रम है, विशेष डिबेट है। इसलिए है क्योंकि आज गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। आपको याद होगा, कल हम चर्चा कर रहे थे और बार बार हम एक ही बात कह रहे थे, सिर्फ एक शख्स को मालूम है कि गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। बड़ी बड़ी अटकलें लग रही थी, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक। कोई कह रहा था कि अमित शाह चले जाएंगे वहां मुख्यमंत्री बनके, कोई कह रहा था मांडविया चले जाएंगे, किसी को कहना था आरसी फाल्दू हो सकते, किसी ने कहा नितिन पटेल हो सकते, किसी ने कहा प्रफुल्ल पटेल हो सकते। मैं एक लंबी चौड़ी फहरिस्त। नाम किसका आया? हमने तो कम से कम गुजरात के बाहर उनका नाम नहीं सुना था। गुजरात में जो लोग हैं जरूर उनका नाम उनको मालूम था, लेकिन नाम जो नाम निकला है उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। जी हाँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उत्तराखंड के अंदर जब मुख्यमंत्री बदले गए त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह, तो सब लोग तमाम तरीके की अटकलें कर रहे थे और सबकी अटकलें गलत साबित हुई। और बना कौन मुख्यमंत्री? तीरथ सिंह रावत। और जब तीरथ सिंह रावत को हटाया गया तब भी बड़ी बड़ी अटकलें लगी। बना कौन? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी वो शख्स थे जो एमएलए थे, मंत्री भी नहीं थे। भूपेंद्र पटेल पहली बार के एमएलए हैं और मंत्री पद का उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यानी जो पिछले कई सालों से मंत्री पद संभाले हुए हैं, बड़े बड़े मंत्रालय का जिनको अनुभव है और जो गुजरात की राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं, अब उन्हें भूपेंद्र पटेल के साथ या उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। नितिन पटेल जो बहुत पहले जब रूपाणी बन रहे थे उस वक्त भी वो मुख्यमंत्री पद के तगड़े दावेदार माने जा रहे थे, क्योंकि वो पटेल समुदाय से आते हैं। इस बार भी माना जा रहा था कि नितिन पटेल जो है पटेल समुदाय की नाराजगी को दूर करने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन हुआ वही जो जिसे कहते हैं ना, हो ये वही जो राम रचि राखा, हो ये वही जो मोदी रचि राखा। ना अमित शाह जी को पता है, ना किसी और को पता, ना हिंदुस्तान के तमाम संपादकों को पता। यह है मोदी स्टाइल। किसी एक शख्स को उन्होंने उठाया और उसको मुख्यमंत्री बना दिया। यह बहुत बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। बोल्ड एक्सपेरिमेंट इसलिए है क्योंकि गुजरात के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए। गुजरात के चुनाव अभी की तारीख में 2012 के दिसंबर में होंगे, 2022 के दिसंबर में होंगे और उसके फौरन बाद आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के चुनाव की बात शुरू हो जाएगी। तो इसलिए भी भूपेंद्र पटेल का जो चुनाव है महत्वपूर्ण है। भूपेंद्र पटेल का परिचय मैं आपको बता देता हूं। दरअसल गुजरात के घाटलोडिया सीट से विधायक है। आनंदीबेन पटेल के ये बहुत करीबी माने जाते हैं। आनंदीबेन पटेल ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद छोड़ा और जब गवर्नर का पद उन्होंने स्वीकार किया, तो जो विधानसभा उन्होंने छोड़ी, उस विधानसभा से, घाटलोडिया विधानसभा से दरअसल भूपेंद्र भाई पटेल ये चुनाव लड़े और सबसे ज्यादा मतों से जीते। 1,17,000 मतों से वो जीते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, इस पर करेंगे चर्चा। और हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मुकेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ लखनऊ से शीतल पी सिंह मौजूद है। हमारे साथ आलोक जोशी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, बड़ी लंबी चौड़ी चर्चाएं हो रही थी, हम ही लोगों ने कल चर्चा की थी और मैं बार बार कह रहा था सिर्फ एक ही शख्स को मालूम है कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भूपेंद्र पटेल का नाम कैसे आया, किस तरीके से आया, इनको चूज करने के पीछे का कारण क्या आप समझते हैं आप? आशुतोष जी, एक तो कल की चर्चा का आपने जिक्र किया, तो हम लोगों ने शायद सब लोगों ने सामूहिक तौर पे कहा था कि कोई नाम की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। और हमने कहा भी था कि यदि चर्चा करनी है तो कल 2 बजे, आज 3 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी तब तक करते रहिए चर्चा, फिर जो नाम आएगा वो हम लोग देख सकते हैं। तो वो एक मुद्दा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे लग रहा है वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी का आपने जिक्र किया, उत्तराखंड का। पुष्कर सिंह धामी का नाम जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने सजेस्ट किया था, वो उनके सबसे करीबी थे। तो महाराष्ट्र के राजभवन से नाम आया था पुष्कर सिंह धामी का, और आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उस राजभवन से नाम आया भूपेंद्र पटेल का। वो उनके वो है। तो वैसे हम लोग कहते हैं कि राजभवन जो है राजनीति के केंद्र नहीं होते, लेकिन दोनों राजभवन से 2 नए मुख्यमंत्री मिले, उत्तराखंड का भी और यहाँ का। आनंदीबेन पटेल के जैसे आपने जिक्र किया वो बहुत करीबी माने जाते हैं। 2017 में जब वो छोड़ा था उन्होंने, 2016 के बाद सीट, तो वो सीट घाटलोडिया उनको दी गई भूपेंद्र पटेल को। और ये सीट जो है अमित शाह की जो गांधीनगर लोकसभा सीट है उसके अंडर में आती है, विधानसभा सीट। तो इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है।
एक घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक गुजरात में एक प्रोग्राम किया था जिसमें सलमान खान मौजूद थे, जो काइट फ्लाइंग का प्रोग्राम था। उसकी फोटो भी है जिसमें वो पतंग उड़ा रहे सलमान खान के साथ। तो जिस जगह पर वो पतंग उड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी और सलमान खान साहब, नरेंद्र मोदी और ये सलमान खान, वो छत जो है वो भूपेंद्र पटेल के घर की है। वाह। तो वो पतंग जो है ना आज उड़ी है और बहुत सारे लोगों की पतंग कट भी गई है, और बहुत सारे लोगों की पतंग कट भी गई है। उसमें नितिन पटेल का नाम का जिक्र हम लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं। वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका नाम आनंदीबेन पटेल से पहले भी आया था और जब विजय रूपानी बने तब भी आया था। वो नाराज भी करीब करीब दिखते हैं, तो अब वो किस तरह से होगा कल जो है। इसीलिए कल भूपेंद्र पटेल अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे राजभवन में, और उसके बाद पार्टी में विचार विमर्श के बाद नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। एक चर्चा और हो रही थी जो मनसुख मांडविया का आपने जिक्र किया, पुरुषोत्तम रूपाला का जिक्र किया, और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं आर.सी. पाटिल, उनका जिक्र हो रहा था। तब भी हमने कहा था कि यदि उनको बनाने का मतलब है कि आपको विधानसभा और संसद दोनों जगह चुनाव लड़ना पड़ेगा, और उससे भी महत्वपूर्ण होगा यदि विधानसभा का चुनाव हो नहीं पाएगा क्योंकि चुनाव आयोग उसके लिए परमिशन नहीं देगा, तो सरकार या प्रधानमंत्री ये चाहते हो कि यदि अर्ली इलेक्शन गुजरात में कराई जाए, रिजोल्यूशन करवाया जाए, विधानसभा भंग करवाई जाए, तभी किसी सांसद को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसलिए विधायक का ही मुख्यमंत्री बनना तय था। और इससे एक और बात साफ हो गई कि 2022 का चुनाव, क्योंकि भूपेंद्र पटेल को गुजरात के जो लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सब जानते हैं क्योंकि एमएलए वो हैं, और जो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके वो चेयरमैन रह चुके हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी वो चेयरमैन रह चुके हैं, बड़ा बिजनेस खाता है उनका और कई बिजनेस फैमिली से उनका रिलेशन है। लेकिन इसका मतलब ये साफ है कि वो बड़े पॉलिटिकल फेस नहीं है। तो यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही गुजरात का चुनाव लड़ा जाएगा, ये पार्टी ने तय कर दिया है। क्योंकि भूपेंद्र पटेल के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, इतना फिलहाल लगता है। वो भले ही अच्छा काम करें, जरूरी है कि वो कोशिश करेंगे कि अच्छा काम करें और गुजरात की जो अभी स्थिति सरकार की खराब हुई है उसमें वो मदद करें, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अमित शाह की पसंद के बजाय आनंदीबेन पटेल की पसंद के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इक्वेशन है। अब इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या चीजें आगे बढ़ेंगी, ये सब अभी बहुत टाइम है जिसमें देखा जाएगा। विजय जी माफ करिएगा, आपका बहुत अनुभव है बीजेपी को लेके, कोई रिपरकशन होने वाला नहीं है। अमित शाह की पसंद हो या आनंदीबेन पटेल की पसंद हो, कोई रिपरकशन होने वाला नहीं। मैं इस बारे में 100% कंफर्म, जैसे मैंने कल भी कहा था, पार्टी के अंदर कल भी मैंने ये कहा था, चलती रहती है ना पार्टी के अंदर, हम लोगों ने कहा था हम लोग किसी नाम पे चर्चा नहीं करेंगे। तो समझ इसीलिए थी क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। जब किसी को मालूम ही नहीं है तो क्यों चर्चा करें, और हम लोगों ने अच्छा क्या चर्चा नहीं किया। लेकिन एक बात जो मैं समझना चाहता हूं आपसे, उसके बाद मुकेश जी और बाकी लोगों के पास जाऊंगा, कि एक तो ये पटेल चॉइस क्यों की गई, अगर और पटेल चॉइस अगर थी तो नितिन पटेल को क्यों इग्नोर किया गया? जी, पटेल चॉइस तो इसीलिए ना क्योंकि पटेल चॉइस तो होनी थी। इस पर तो सब लोग करीब करीब सहमत ही थे, क्योंकि पाटीदार जो समाज है उसकी नाराजगी काफी समय से चल रही है। और 2017 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पर पहुंची थी 99 पर, 99 की फ्लेयर में 100 नहीं क्रॉस कर पाई थी, तो वो पाटीदार समाज की वजह से थी। हार्दिक पटेल का जो मूवमेंट था पाटीदार समाज का, उसकी वजह से, और वो नाराजगी लगातार बढ़ती गई। फिर कोविड के वजह से भी उसमें बढ़ा। और जो मैंने कल भी हमने जिक्र किया था कि सूरत नगर परिषद में जो 17 पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के आए, तो उससे भी वो अलार्मिंग बेल था, क्योंकि वो पाटीदार समाज का जगह है। सूरत सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, ठीक है, ऊना और सूरत और सौराष्ट्र का जो हिस्सा है। तो इसलिए पार्टी को पाटीदार को तो बनाना ही था। लेकिन नितिन पटेल, और ये आपने इस समय पिछले 7 साल में जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उनकी कार्यशैली देखी है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को समझता कि वो उसके बिना काम नहीं चल सकता, वो लीडर वहां पर नहीं बनता है। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जब चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ना है, फिर जो उनकी पसंद का हो, जो उनके रास्ते पर चल सके, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। यदि नितिन पटेल, मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखते, पेशेंस रखते, क्योंकि कल भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसका चेहरा सब लोग पहचानते हो गुजरात में। इसका मतलब था कि वो अपने ही तरफ इशारा कर रहे थे। तो वो भी है, हालांकि पहले फैसला कर लिया होगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो कोई नितिन पटेल के बयान से तो फैसला नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग चुप रहते हैं, शांति से रहते हैं, उनको पार्टी में मौका मिलता है। खासतौर से अभी की कार्यशैली यही है।
बिल्कुल। मुकेश जी के पास जाओ, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है शीतल जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गाड़ी रफ्तार से चल रही है और कभी भी नेटवर्क टूट सकता है। तो शीतल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है ये जो भूपेंद्र पटेल का नाम आया मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, भूपेंद्र पटेल जी 2015 तक सिर्फ पार्षद थे म्यूनिसिपैलिटी में, और उनका एक ही ये गुण है कि 59 साल के हैं, लेकिन वो बहुत नहीं शीतल जी, आपकी आवाज कट रही है, आप आवाज में डिस्टरबेंस है आपके पास। शीतल जी, आपकी आवाज कट रही है, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, आप एक बार अपनी आवाज को ठीक कर लें, नेटवर्क हमारे कहता टूट रहा है। मुकेश जी, ये जो पूरा इक्वेशन बन रहा है, ये क्या क्या दर्शाता है? क्या ये दर्शाता है कि दरअसल गुजरात को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब मुख्यमंत्री बदलती है तो लगता है कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन क्या एक बिल्कुल अननोन आदमी को, जो आज से कुछ साल पहले तक एक मामूली पार्षद थे और गुजरात के बाहर किसी को उनके नाम का पता नहीं था, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना के क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है? देखिए, बहुत साफ है, आप भी पहले कह चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी ने भी इशारा कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी तय करती है कि उनके लिए कौन उपयुक्त मुख्यमंत्री होगा। उन्हें इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात को उनको चलाना है, ये भूपेंद्र पटेल नहीं चलाएंगे, विजय रूपाणी नहीं चला रहे थे, आनंदीबेन पटेल नहीं चला रही थी। जो कुछ भी हो रहा था वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हिसाब से चल रहा था, और अगर रूपाणी की फेलर हैं तो वो भी दरअसल उनकी असफलता नहीं है, असफलता मोदी और अमित शाह की है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। गुजरात में कोई भी पत्ता इन दोनों के इशारे के बिना नहीं खड़कता है, और अब पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति को रखा गया है जो किसी भी तरह से पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से संचालित होगा। ये पूरा चुनाव मोदी शाह लड़ेंगे, इसमें किसी और नेता की कोई भूमिका नहीं होगी। भूपेंद्र पटेल एक महज खड़ाऊ है, ये खड़ाऊ राज है जो पिछले मोदी जी के हटने के बाद से लगातार वहां चल रहा है, और इस खड़ाऊ राज में केवल और केवल मोदी शाह की चलेगी। तो वो उनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, और आप देखिए कि तीन चीजें हैं। एक तो मोदी की जो कार्यशैली है, दूसरा वो किस तरह के लोगों को चुनते हैं, और तीसरा जिन लोगों को चुनते हैं उनको कितनी आजादी देते हैं काम करने की। आप किसी भी राज्य को देख लीजिए, अगर आप रूपाणी की असफलताओं की बात कर रहे हैं तो आप जरा देखें, उत्तर प्रदेश में योगी की असफलता मैं समझता हूं उससे कई गुना ज्यादा है। वो प्रशासन के स्तर पर और कोविड के मैनेजमेंट के स्तर पर कहीं ज्यादा असफल साबित हुए हैं, लेकिन वहां वो हाथ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि योगी के ऊपर आरएसएस का वरद हस्त है, और वो शायद योगी चूंकि हिंदुत्व के चेहरे, ये एक अलग डिबेट हो जाएगी। लेकिन गुजरात में पिछली बार बीजेपी हारते हारते बची है, इस बार हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के लिए यूपी के बाद गुजरात भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर गुजरात हाथ से निकलता है तो मोदी जी की छवि पर बड़ी बुरी तरह से डेंट लगेगा। तो कुल मिलाकर ये कि जिस तरह की आजादी नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, उन्हें उनके वरिष्ठ नेताओं से मिली थी, उसके मुकाबले आज बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व से राज्यों के मुख्यमंत्री को उस तरह की लोकतांत्रिक स्पेस उस तरह का नहीं मिल रहा है, उस तरह से सरकार चलाने की आजादी, स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, और वो पूरी तरह से एक तरह की कठपुतली मुख्यमंत्री होते हैं। अब ये देखिए कि इस तरह के व्यक्ति को अगर आप चुनाव के ठीक पहले 15 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाते हैं या उत्तराखंड में इस तरह के प्रयोग करते हैं, तो जाहिर है कि आपने बिल्कुल स्पष्ट मान कर रखा हुआ है कि कोई भी चुनाव हम वहां के नेतृत्व के दम पर नहीं लड़ते हैं और न लड़ेंगे। हम लड़ेंगे अपने दम पर, पूरी रणनीति हम बनाएंगे, पूरी टिकटों का बंटवारा हम करेंगे, पूरी कैंपेन हम चलाएंगे, और हम अपने से चुनाव लड़ेंगे। ये एक महज दिखावटी चेहरे हैं, इनके कोई भूमिका नहीं होने जा रही। तो ये चूंकि उस रणनीति का हिस्सा है, इसलिए कॉन्फिडेंस उनको अपने में है, भूपेंद्र पटेल में नहीं है, पुष्कर सिंह धामी में नहीं है। उनका अपना कॉन्फिडेंस है, आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन वो इस दम पर ये परिवर्तन इस तरह के करते आ रहे हैं। बट मुकेश जी, आलोक जी के पास जाओ, उसके पहले एक सवाल और आपसे, क्या इस तरीके का जो प्रयोग है,
क्या ये दूरगामी परिणाम नहीं देगा? क्योंकि अगर राज्यों के अंदर अगर मजबूत नेता अगर नहीं खड़े होंगे, अगर भूपेंद्र पटेल हो सकता है बहुत बड़े नेता बन जाए, मैं इस बात को इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आज की तारीख में जब उनका चयन किया गया तो वो उनका कोई अपना ग्रास रूट लेवल पर कोई बेस नहीं है, कोई सामाजिक आधार उस तरीके से नहीं है। पटेल पाटीदार होने की वजह से एक साबका जरूर होता है उनका, लेकिन अगर ऐसे लोगों को चुनने से क्या बीजेपी के अंदर एक सुगबुगाहट नहीं होगी? भले ही लोग ना बोले, लेकिन एक अंदर ही अंदर बेचैनी तो होगी ना। बिल्कुल बेचैनी होगी, लेकिन ये तकरीबन मुझे लगता है उसी तरह से जैसे इंदिरा गांधी राज्यों के नेतृत्व को जमने नहीं देती थी, किसी को मजबूत नहीं होने देती थी। एक ऐसा मुख्यमंत्री वो चाहती थी जो उनके खिलाफ कभी या उनके सामने तनकर खड़ा ना हो। तो धीरे धीरे आप देखिए कि मोदी शाह राज्यों में नेतृत्व को खत्म करते जा रहे हैं, और इसका जब भी ये मोदी शाह हटेंगे परिदृश्य से, तो बीजेपी की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है, क्योंकि एक दो नेताओं पर पूरा जिम्मा ले लेना या दे देना, ये किसी भी पार्टी के लिए एक विकेंद्रीकृत अगर ढांचा होता है, स्टेट के लेवल पर मास लीडर खड़े होते हैं तो पार्टी मजबूत होती है। लेकिन आप सारे मास लीडर्स को दरकिनार कर रहे हैं और एक अपने कठपुतलियों को चुन चुनकर बैठा रहे हैं, तो ये एक असंतोष होगा। लेकिन असंतोष चूंकि इस तरह का निरंकुश नेतृत्व है, उसके खिलाफ किसी तरह की बगावत नहीं हो सकती। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखिए जिस तरह से उन्होंने चयन किया है, कोई चूक करने के लिए राजी नहीं है, वही राज्यों के स्तर पर किया जा रहा है। तो ये तो नहीं होगा। ये बाद में हो सकता है कि कभी ऐसा मौका आए जब नरेंद्र मोदी और शाह कमजोर हो जाएं, तब ये जो प्रेशर कुकर है वो फट सकता है। लेकिन पार्टी तो लगातार कमजोर हो रही, क्योंकि ये व्यक्ति आधारित पार्टी होती जा रही है। ठीक है, अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की जो ताजा खबर है उसमें से खबर यह भी है कि जो भूपेंद्र पटेल जी हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ सोमवार को लेंगे और अकेले लेंगे। अभी उनके साथ किसी और कैबिनेट मिनिस्टर का नाम नहीं है। और जो वहां के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है CR पाटिल, उनका कहना है कि बाद में पार्टी के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करके कैबिनेट मंत्रियों की जो सूची है उसको फाइनल किया जाएगा, उसको तय किया जाएगा, वो बाद में उसका ऐलान होगा। तो अभी की ताजा खबर यह है कि भूपेंद्र पटेल अकेले सोमवार को खुद शपथ लेंगे, यानी राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे। बट आलोक, जो बात अभी विजय जी कह रहे थे कि एक आपने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री एक ऐसे शख्स को बनाया जो भगत सिंह कोश्यारी के बहुत करीबी हैं, यहाँ एक ऐसे शख्स को बनाया जो आनंदीबेन पटेल के बड़े बड़े करीबी हैं। ये क्या महज एक संयोग है, या ये कहा जाए कि राज्यों के अंदर जो लीडरशिप है उस पे नरेंद्र मोदी या अमित शाह की उतनी पकड़ नहीं कर सकती, इसलिए उनको ऐसे लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है जो उनको देते हैं? या ये कहा जाए कि उनकी पसंद है और ये महज एक संयोग है कि वो उनसे उनका रिश्ता था, उनसे इनका रिश्ता है? नहीं, ऐसा नहीं है आशुतोष। देखिए, संयोग नहीं है, और ये भी नहीं है कि इन लोगों को खुद जानकारी नहीं है इसलिए ये किसी के कहने पे चल रहे हैं। मुझे लगता है ये तय तो किया हुआ है और बिल्कुल साफ है। किसी ऐसे आदमी को लाकर बना देना है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी न की हो, जिसने सोचा भी ना हो, सपने में भी न देखा हो। ये तो बिल्कुल साफ हो गई है स्ट्रेटजी, इस पे तो कोई शक शुबा नहीं रह गया। आप पिछले अनेक चुनाव देख लीजिए, यही नहीं, चुनाव के बाद जो नेता चुने जाते हैं, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह रही है जहां पिछली बार मुख्यमंत्री बनने में बीच के दौर में पूरा एक अभियान चला कि साहब अभी हटाए जाएंगे, वहां छोड़ दीजिए। उसके अलावा सब जगह सरप्राइजेज आ रहे हैं। अभी और क्या आपके लिए इस तरह के और सरप्राइज आ सकते हैं, ये कल्पना कीजिए। जो मुझे इस बात की पूरी संभावना दिखती है अभी भी कि हम लोग ये हिसाब लगा रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल बनाए गए हैं, उनके होने से क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा ख्याल ये है कि भूपेंद्र पटेल नाइट वॉचमैन की भूमिका में है। अब ये नाइट वॉचमैन मैच खत्म होने तक अपनी इनिंग खेलेगा या इसका काम मैच डिक्लेयर करना होगा, ये अभी हमको देखना है। क्योंकि अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा अभी बंद नहीं हुआ, इधर कुछ दिनों से हमने सुना नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना हो सकती है कि गुजरात चुनाव भी आपको समय से पहले होते हुए दिखाई पड़ जाए। आज भी किया जा सकता था कि साहब विधानसभा भंग करने का ऐलान हो जाए, रूपाणी जी जाके जब इस्तीफा दें उस समय ये सिफारिश कर दें, लेकिन उससे शायद दूसरी पार्टियों को कुछ और वक्त मिल जाता है तैयारी करने के लिए, तो उनको दोबारा सोने के लिए भेज दिया जाए कि भाई नहीं ठीक है, ये लोग तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इनके यहाँ मंत्री भी तय नहीं है, इस झगड़े में इनको
ये लोग लड़ रहे हैं, ये सोचकर विपक्षी पार्टियां मस्त हो जाएं, वो फिर अपने काम पे लग जाएं जिस अंदाज में थी, और यहाँ फिर एक जिस दिन सब इंतजार कर रहे हो कि यहाँ क्या होगा, कौन मंत्री बनेगा, यहाँ एक उस तरह का सदमा आ जाए। बाकी एक पटेलों के अंदर दो तरह तरह के, हम लोग कहते हैं ना पाटीदार में से एक बन गया, पाटीदार अनामत आंदोलन का असर है, सही है। पाटीदारों में अलग अलग तरह की जो कैटेगरीज हैं, उनमें कड़वा पटेल होते हैं जो नितिन पटेल हैं, जिनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन उनकी संख्या कम है, और जिस बिरादरी से भूपेंद्र पटेल आते हैं इनकी संख्या ज्यादा है। ये आनंदीबेन पटेल के नजदीकी हैं, ये बात सही है, और आनंदीबेन पटेल से पूछा गया होगा, जैसे भगत सिंह कोश्यारी से पूछा गया होगा, ये सवाल और लोगों से भी पूछा गया होगा कि आपकी राय में कौन बनने वाला है। इसके बाद इसकी वाटर टेस्टिंग होती है कि जब हमने आपसे पूछ लिया, आपने नाम बता दिया, कहीं इसके बाद वो आदमी बाजार में कैसे हरकत कर रहा है, कहीं वो अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहा है। बीजेपी में पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये बात रही है, न सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री बनने में, केंद्र में बड़े पदों पे अधिकारियों की नियुक्ति में भी, कि किसी अफसर के अपॉइंटमेंट के पहले अगर आप पता कर लीजिए, सूत्रों से खबर आ जाए और आप उससे कंफर्म करने को फोन करें, तो वो हाथ जोड़ के आपसे कहता है भाई अगर मेरा भला चाहते हो तो इस खबर को आगे मत बढ़ा देना, क्योंकि अगर मेरा नाम एक बार चल गया तो फिर पक्का समझ लो कि मैं बनूंगा नहीं। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मेट है। अब इसमें कहिए कि साहब इनको पता नहीं है, मुझे लगता है इन्हें अच्छे से पता है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसमें दम है, किसमें नहीं है, लेकिन इनको आदमी ऐसा ही चाहिए जिससे जो कहा जाए, उठो तो उठ, बैठो तो बैठ, वो उसमें ये ना रहे कि नहीं साहब इस समय तो अब मैं खड़ा हुआ हूं, इस समय धूप हो रही है, इसमें बैठना ठीक नहीं होगा, इस तरह कहानी ना करें। जो निर्देश मिले उसको आंख मूंद के पालन करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि ये बात इनके मन में भी हो सकती है और बाहर बड़े पैमाने पर है कि साहब वोट किसको मिलना है, और आप इस वोटर्स के बीच में जाइए तो वो इस बात को बहुत पसंद भी करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम आप विश्लेषण में कह सकते हैं कि साहब ये तो एकाधिकारवाद हो रहा है, व्यक्तिवाद हो रहा है। वोटर को बड़ा पसंद है, बहुत सारे वोटरों को ये बात बहुत पसंद है कि भाई ये तो आंख बंद करके काम करते हैं, जैसा कह दिया वैसा होता है, कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता है। और ये मॉडल हमने पहले देखा है, इंदिरा गांधी के जमाने में ऐसे ही होता था, मुख्यमंत्री आते थे और चले जाते थे, मालूम नहीं पड़ता था कब आए कहाँ गए, जिसका नाम चल गया वो नहीं बनता था। कांग्रेस पार्टी में इसको तोड़ने वाला उत्तर प्रदेश में जो नाम पहला था इस परंपरा को, वो वीर बहादुर सिंह का नाम था, जिनका नाम भी चला और वो बन भी गए। लेकिन उससे पहले बहुत सालों तक ये होता रहा कि जिसका नाम आ गया फिर वो नहीं बन पाएगा। तो व्यवस्था और ये साफ है। लेकिन एक चीज जो भूपेंद्र पटेल के बारे में, शीला भट्ट बहुत मशहूर पत्रकार हैं, गुजरात को बहुत अच्छे से जानती हैं, उन्होंने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि 2 विधायकों को फोन करके उन्होंने भूपेंद्र पटेल का नंबर मांगा। दोनों विधायकों के पास भूपेंद्र पटेल का मोबाइल नंबर नहीं था। ये क्या दिखाता है इसको आप खुद समझ लीजिए। विधायक दल की बैठक में उनको अपना नेता चुना गया है और पार्टी के एमएलए के पास उनका नंबर नहीं है, तो वो कितनी ताकत रखते हैं, कितने लोग उनके समर्थक हैं, इसका अंदाजा लगाइए। ठीक है विजय जी, ये जो मैं थोड़ा कंफर्म करना चाहता हूं, जो कि आपके पास ये जानकारी होगी, क्या बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी? क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों का चयन होता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है और वो तय करती है। मेरे ख्याल से तो नहीं हुई, मुझे जानकारी नहीं है यदि कोई गोपनीय बैठक हुई हो। औपचारिक बैठक तो नहीं हुई, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में जितने लोग हैं उनसे चर्चा की गई होगी, नाम की सिफारिश, उनकी नाम, ये नाम है, ऐसा नहीं है कि उसकी चर्चा नहीं हुई होगी। लेकिन औपचारिक तौर पर हो सकता है बोर्ड की बैठक नहीं हुई हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पर बोर्ड में जितने मेंबर्स हैं उनमें से ज्यादातर लोगों से इसकी चर्चा हुई हो। मैं आलोक जी और मुकेश जी की बात को खारिज नहीं कर रहा कि कमजोर लोगों को या जो उठने बैठने वाले लोगों को, इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। उसका दूसरा पहलू यह है कि पार्टी नई लीडरशिप को तैयार करती है। इसको मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले राजीव गांधी के पास ले जाता हूँ। राजीव गांधी ने यूथ कांग्रेस को और NSUI उस वक्त में ज्यादा एक्टिव थी, उनको तैयार किया और उस समय की नई लीडरशिप आई, जो आज अशोक गहलोत हैं, जो सातव थे, गुलाम नबी आजाद हैं, दिग्विजय सिंह हैं, वो सारी लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप रंग की लीडरशिप तैयार की और उसने कांग्रेस को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी की सरकार में जो नए लोग आए, ये पहला मौका नहीं है। आप सोचिए कि खुद नरेंद्र मोदी, आज आप चर्चा करते रहते हैं, नरेंद्र मोदी जब विधायक, वो मुख्यमंत्री बने 7 अक्टूबर 2001 को, तो वो तो गुजरात विधानसभा के विधायक भी नहीं थे। उससे पहले उन्होंने कोई चुनाव ही नहीं लड़ा था, ठीक है। और जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तब भी वो पहली बार लोकसभा की संसद की सीढ़ियां चढ़े थे। तो
एक बात ये, लेकिन उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस को देखिए, महाराष्ट्र में बनाया, आज वो बड़े नेता हो गए महाराष्ट्र के। मनोहर लाल खट्टर को देखिए, हम उस पर भी उस वक्त चर्चा करते थे, मतलब जो भी लोग थे बड़े पत्रकार वो सब ये चर्चा करते थे कि मनोहर लाल खट्टर कौन है। आज मनोहर लाल खट्टर एक नई जो जमात है भारतीय जनता पार्टी की, उसके एक मजबूत लीडर के तौर पर आ गए। योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को तो कोई पॉलिटिकल वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आज वो वहां पर चुनाव के नतीजे क्या आएंगे वो नहीं पता, लेकिन वो एक दमदार मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से लगातार एक मतलब एक एक्सरसाइज भी होती है कि नई लीडरशिप को तैयार किया जाए, और जब पद मिलता है, मुख्यमंत्री मिलता है, तो उसको मौका मिलता है कि उनको ग्रो करने का मौका मिलता है। त्रिवेंद्र सिंह भी तैयार हुए थे, आज हम भूल गए त्रिवेंद्र सिंह को तैयार करने में। त्रिवेंद्र सिंह को भी इसी तरह से तैयार किया गया, और उसका एक और फायदा होता है कि जो नेगेटिव इमेज हमारे पुराने लीडर्स की है, उसकी बजाय एक क्लीन स्लेट का फेस दे दिया जाए तो नई इबारत लिखने में आसानी होती है, ऐसा पार्टी सोचती होगी। तो ये एक उसका पक्ष है। दूसरा पक्ष तो जो दोनों ने चर्चा की उसको मैं खारिज नहीं कर रहा कि भाई कोई भी नेतृत्व तो चाहता है कि वो हो जिसका इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया गया, प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद एक ऐसा नाम है जो बिना विधायक के, पहली बार विधायक नहीं, कोई चुनाव ही नहीं लड़ा था उन्होंने, तो वो पहली बार मुख्यमंत्री बन गए थे बिना एमएलए के, और आज वो देश के सबसे बड़े नेता हैं। तो ये हर किसी के बारे में ये शक करना कि वो कभी लीडर नहीं बनेगा, ये भी ठीक नहीं है। उनकी ताकत को, उनकी क्षमताओं को आंकने का एक मौका मिलता है। आप नितिन गडकरी साहब का देखिए, नरेंद्र मोदी नहीं थे उस वक्त, लेकिन संघ ने तय किया, वो देश की केंद्रीय राजनीति में नहीं थे, लेकिन उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। आज नितिन गडकरी की लीडरशिप को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मतलब वो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन वो एक बड़े लीडर के तौर पर निकल कर आए हैं। तो इसलिए एक पॉजिटिव पक्ष होता है, और पार्टी नई लीडरशिप को ग्रो करने का मौका देती है। उसमें से बहुत सारे लोग सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, उसमें पुराने लोग भी फेल हो जाते हैं। विजय रूपानी फेल हो गए। बिल्कुल। आपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल जो भूपेंद्र पटेल हैं, इनकी उम्र 57-58 साल बताई जाती है, और ये सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन्होंने किया। मुकेश जी, जो बात विजय जी कह रहे हैं कि आप उनसे संतुष्ट हैं, कि आपको लगता है कि ये एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, और ये बात सच है कि जब नरेंद्र मोदी को पहली बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी तो बहुत सारे लोग दिल्ली के पत्रकार भौचक्के थे, हालांकि तब तक नरेंद्र मोदी का एक नेशनल प्रोफाइल बन चुका था। जी, इसमें दो चीजें, एक तो जो राजीव गांधी का जिक्र किया विजय त्रिवेदी जी ने, मुझे नहीं लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी उस समय जो अननोन हो। लीडरशिप को ग्रो करने का, तैयार करने का एक तरीका होता है। ये नहीं होता है कि आप किसी अनजान, जिसने कोई बहुत काम ना किया हो, जिसको किसी तरह की प्रशासनिक किसी तरह का अनुभव ना हो, उसको आप उठाकर सबसे ऊपर वाले पद पर बैठा दें। तो ये फिर बाकी के लिए क्या मैसेज जाता है कि इस पार्टी में योग्यता का कोई मानदंड नहीं है, कोई आपके अनुभव की कोई कीमत नहीं है। आप एक म्युनिसिपैलिटी में काम करने वाले या उसमें किसी पद पर रहने वाले व्यक्ति को भी पूरे प्रदेश का जिम्मा सौंप सकते हैं, या फिर हमें बताया जाए कि उनमें इतनी ऐसी कौन सी खूबियां थी जिनकी वजह से बाकी सारे नेता दरकिनार कर दिए गए। तो यहाँ ये मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेता चमक जाएं, और पद पर बैठने के बाद तो बहुत सारे नेता चमक ही जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खट्टर साहब ने कोई अच्छे से हरियाणा चलाया है, मुझे नहीं लगता। योगी आदित्यनाथ ने कोई बढ़िया से उत्तर प्रदेश चलाया है, मुझे ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। तो ये एक दूसरी चीज है, ये तर्क यहाँ नहीं लागू होता है, क्योंकि हम एक खास तरह की लीडरशिप की शैली देख रहे हैं। हम एक सर्वशक्तिमान जो प्रधानमंत्री और उसके पार्टी के नेतृत्व को देख रहे हैं, जिसके लिए पार्टी के नेतृत्व को विकसित करने का कोई दूसरा प्लान नहीं है, और ना ही उसकी इच्छा लगती है। वो अपने पिक एंड चूज के हिसाब से काम कर रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को उस समय चुना गया था तो मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, इन सब ने बैठ के बात की होगी कि अगर वहां परिवर्तन करना है तो क्या किया जाए, या क्या यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने कुछ इस तरह की एक्सरसाइज की है उत्तराखंड के मामले में, या कर्नाटक के मामले में, या गुजरात के मामले। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही स्पष्ट हैं। इन 7 सालों में पार्टी किस तरह से चलाई जा रही है, किस तरह से मोदी का काम करते हैं, किस तरह से पार्टी को संचालित कर रहे हैं। अब इस मामले में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए हम पत्रकारों को, बहुत ही ट्रांसपेरेंट ढंग से चीजें सामने आ रही हैं।
एक खास तरह के अंदाज में। तो मुझे लगता है कि ये नेतृत्व को, नए नेतृत्व को गढ़ने का तरीका तो है ही नहीं, ये विशुद्ध रूप से पार्टी को अपने ग्रिप में रखने का एक पूरा योजना है और सुनियोजित ढंग से इसको बार बार किया जा रहा है और बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस पार्टी में नियंता हम ही हैं, हम ही फैसला करने वाले हैं, हम किसी को रंक से राजा और राजा से रंक बना सकते हैं। ये पूरा एक संदेश है जो पूरे पार्टी के संगठन में जा रहा होगा, ये सब समझ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं। तो इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाइवर्ट करना होगा कि हम कहें कि एक नई लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, विजय जी आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? आलोक, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मैंने कहा कि मैं दोनों लोगों की आशंकाओं को खारिज नहीं कर रहा, मैं उसका एक पक्ष बताया था, लेकिन दो उदाहरण फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि जब नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया गुजरात में 2001 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर नेता केशुभाई पटेल के अलावा शंकर सिंह वाघेला थे और दूसरे नंबर के पावरफुल लीडर थे अशोक भट्ट। तो पहली बार जब केशुभाई पटेल को हटाया गया और शंकर सिंह वाघेला बिल्कुल बैठ गए थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना है, तब उन्होंने सुरेश मेहता, जिनका नाम कोई नहीं जानता था और जब वो बन गए तब भी कोई नहीं जानता था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और फिर शंकर सिंह वाघेला को तब भी नहीं बनाया गया जब वो पार्टी छोड़ने के उस पर आ गए, खजुराहो चले गए एमएलए को लेकर, और नरेंद्र मोदी को ये मौका दिया गया। ऐसा ही दूसरा मौका आया राजस्थान में, जब राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की बजाय वसुंधरा जी को चुना गया नई लीडरशिप तैयार करने के लिए। तीसरा मौका आया उमा भारती के बाद शिवराज जी को बनाने का। शिवराज जी भी उस वक्त बहुत नए लीडर थे और उस तरह से नहीं हुए थे। तो ऐसे मौके बार बार अलग अलग जगहों पर आते हैं। मैं आप दोनों की आशंकाओं को खारिज नहीं कर रहा, मैं उसका एक पक्ष कह रहा हूँ कि एक पक्ष ये भी होता है कि इस तरह से और एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं पार्टी में, कि एक्सपेरिमेंट करके आप देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। और जो बहुत जिद्दी लीडर्स हों उनके साथ सेंट्रल लीडरशिप को काम करना मुश्किल होता है, तो बेहतर है कि जो उनके साथ ट्यून्ड होकर काम करेगा वो चलेगा। और फिर वही मैं आलोक जी की बात का जिक्र इसलिए हमेशा करता हूँ क्योंकि आलोक जी मार्केटिंग के और बिजनेस के एक्सपर्ट हैं कि जो माल बिकता है उसी को ही तो चलना पड़ेगा सर। बस विजय जी मैं एक सवाल और मैं एक सवाल यहाँ करना, लेकिन भूपेंद्र पटेल कैसे बिकने वाले माल हो गए, मैं जानना चाहता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी तो वही मैं कह रहा हूँ कि वही सेल्समैन है और वही साल बाद हम चर्चा कर सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ ना, विजय रूपाणी तो बड़े लीडर थे, वो फेल हो गए ना, फेल तो हो जाते हैं, बड़े लीडर भी फेल होते हैं। कमलनाथ बड़े, इस नेतृत्व में कोई भी लीडर कामयाब नहीं होगा, इस लीडरशिप में स्टेट का कोई भी मुख्यमंत्री कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसको काम करने का जो मौका नरेंद्र मोदी को मिला वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के रिजिम में बिना किसी हस्तक्षेप के वो सरकार चला पाए और इसीलिए वो सब कुछ कर पाए जो वो करना चाहते थे। आज के मुख्यमंत्रियों की वो स्थिति नहीं है, ये सारा कुछ दिल्ली से चलता है, हम सब जानते हैं। तो इसलिए वो इस नरेंद्र मोदी को जिस तरह की लीडरशिप के साथ काम करने का मौका मिला, आज के मुख्यमंत्रियों को उस तरह की लीडरशिप बीजेपी में नहीं मिल रही है। आलोक जी, अभी जो विजय जी ने जो बातें कही उसको मैं थोड़ा सा उसमें कुछ फैक्ट डालना चाहता था कि जैसे अभी आपने अशोक भट्ट का नाम लिया कि जब केशुभाई पटेल के समय में जब नरेंद्र मोदी का चयन किया गया तो अशोक भट्ट सीनियर लीडर, लेकिन अशोक भट्ट को लोग गुजरात में जानते थे पावरफुल लीडर के तौर पे, ऐसा नहीं था कि अशोक भट्ट को नहीं जानते थे। सुरेश मेहता केशुभाई पटेल की कैबिनेट में पावरफुल मिनिस्टर्स में से थे, गुजरात वित्त मंत्री थे। हाँ, वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री थे और काफी लंबे समय तक बनाया गया ना। नरेंद्र मोदी तो विधायक भी नहीं थे, उनको बनाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक नेशनल प्रोफाइल था। जब वो 1991 से वो नेशनल सीन में आ चुके थे, जब मुरली मनोहर जोशी की जो एकता यात्रा थी उसके कर्ता धर्ता में से थे, जब लाल कृष्ण आडवाणी की जो यात्रा थी उसके गुजरात लेग के कर्ता धर्ता थे। गुजरात में वो संगठन मंत्री रह चुके थे, केंद्र में संगठन मंत्री रह चुके थे, हमारे स्टूडियो में आके हमसे डिस्कशन कर चुके थे। तो उनका नेशनल प्रोफाइल था नरेंद्र मोदी का। सर, मैं एक चीज जो सवाल अभी मुकेश जी एक चीज जोड़ दूं, एक चीज मैं और कर दूं। उसके बाद शिवराज पटेल का नाम आपने लिया, शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान जब हुए थे तो शिवराज सिंह चौहान यंगेस्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी बनाए गए थे। मुख्यमंत्री बनने के पहले की बात है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जब उनको हटाया गया, तो प्रमोद महाजन को हटाया गया तो उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया और शिवराज सिंह चौहान यंगेस्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरियों में से थे, तब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। तो प्रोफाइल था। आज की तारीख में अगर कोई पूछे कि पुष्कर सिंह धामी का क्या प्रोफाइल है, तीरथ सिंह का क्या प्रोफाइल है या इनका क्या प्रोफाइल है, तो बहुत मुश्किल होती है बताने में। जी।
तर्कों को हम अपनी सुविधा के हिसाब से रखें तो कुछ भी जोड़ा जा सकता है। तर्कों की खासियत ये होती है। अब यही तर्क जो आपने शिवराज सिंह के लिए दिया या जो दूसरे लोग मैं भूल गया अशोक भट्ट के लिए दिया, तो या नरेंद्र मोदी के लिए जो आप तर्क दे रहे हैं कि वो उनका नेशनल प्रोफाइल था, तो ये तर्क आप योगी जी के साथ नहीं जोड़ते जो 6 बार एमपी रह चुके थे। तब आप कहते हैं कि उनको तो एडमिनिस्ट्रेटिव योगी जी का प्रोफाइल था, इसमें कोई दो राय नहीं। I concede that point. हम सब लोग इस बात पर विरोध करते रहे योगी जी का कि उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि वो 6 बार एमपी रहे हैं। तो हम अपनी सुविधा से करते हैं। फिर धामी साहब वहां पर पार्टी का बड़ा काम करते हैं, दूसरी टाइम के एमएलए हैं। ये जो है भूपेंद्र पटेल और जो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत बड़ी है, वो होती है डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप जानते जैसे डीडी है, उसका बड़ा काम वो कर चुके हैं। मतलब बिजनेस के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बहुत तरीके का काम कर। और मैं कह रहा हूँ ना, इन आशंकाओं को मैं खारिज नहीं कर रहा, मैंने एक पक्ष और रखा। और तर्कों का तो यह कि आप तर्क को किसी भी सुविधा से, अपनी सुविधा से जोड़ सकते हैं। नहीं, जहां तक यही तो हम कह रहे हैं विजय जी, पॉइंट कंसीड करता हूँ। आलोक जी भाई बहुत देर से शांत। आलोक जी आप बताइए भाई इसमें। अब मैं आशुतोष जी कि ये हम लोग बहुत विश्लेषण, विचार और फलाना सवाल पूछेगा तो उसका जवाब देंगे, ये सब जो कर रहे हैं इसका क्या अर्थ है? कौन किससे सवाल पूछने वाला है ये बताइए। न नरेंद्र मोदी का वोटर ये सवाल पूछने वाला है, न नरेंद्र मोदी की पार्टी में कोई ये सवाल पूछने वाला है। तो फिर हम लोग चाहे जितने सवाल पूछ लें, हमारे सवाल पूछने से न गुजरात का मुख्यमंत्री बदलेगा ना उत्तराखंड का। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये कलकत्ता के पुल की फोटो उत्तर प्रदेश में आपने कैसे दिखा दी, अमेरिका की फैक्ट्री की फोटो कैसे दिखा दी। जो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की बात करते हैं, लियाकत की बात, तो ये है। आज ऐसा कांड हुआ है कि जिसमें अखबार माफी मांग रहा है कि हमने विज्ञापन में गलत फोटो छाप दी है। विज्ञापन में फोटो छापने की जिम्मेदारी अखबार की होने लगी है। ये रहस्योद्घाटन मेरे सामने आज हुआ है। बट ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है ना योगी जी की, क्या अखबार को माफी मांगनी पड़ रही? वो पहले एएनआई का कांड हुआ, अब इंडियन एक्सप्रेस का एएनआई हो गया आज, अगर मैं बहुत सभ्य भाषा में कहूँ तो। जो भारत का बहुत रीढ़ वाला अखबार माना जाता है, वो अखबार आज एएनआई के बराबर खड़ा हो गया है आके। लेकिन ये कहानी अलग रखें तो जो विजय जी कह रहे हैं, मुझे उस बात में भी एक हद तक देखिए दम लगता है। और अखबारों के एग्जाम्पल लीजिए, कंपनियों के एग्जाम्पल लीजिए। लीडरशिप के बारे में कहा जाता है कि जब वो चाहते हैं, अगर उनके दिमाग में अपना विजन क्लियर हो कि मैं कैसा अखबार निकालना चाहता हूँ, मैं कैसा चैनल चलाना चाहता हूँ, तो टीम बनाते समय वो अनुभवी लोगों को नहीं रखना चाहते हैं। फिर वो चाहते हैं बिल्कुल यंग टीम आए, फ्रेश ब्लड आए, जिसको जो कहा जाए वो उसको एग्जीक्यूट करे, बजाय अपना अपना विजन लाके कॉन्फ्लिक्टिंग विचार लाने के। जैसा कहा जाए वैसा करे, क्योंकि विचार हम दे देंगे, तुम्हारा काम सिर्फ करना है। और मैंने पहले आपसे कहा कि ये नाइट वॉचमैन की भूमिका में है। बहुत पूरी पारी भी खेलेंगे तब भी 1 साल ही रहेगा ना उनके पास, इससे ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। लेकिन इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अभी हम लोग इसको शायद अंडरमाइन करेंगे क्योंकि वहां सरकार बन गई है लोग, और अंडरमाइन करवाने की कोशिश होगी। अभी बहुत सारे आज लोग विश्लेषक लगे होंगे इस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त टेलीविजन स्टूडियो में ये मास्टर स्ट्रोक चल रहा होगा कि मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक। सारे एनालिस्ट ध्वस्त हुए, और इसके भूपेंद्र पटेल के होने से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में क्या क्या फायदा होने जा रहा है इसकी एनालिसिस होगी। लेकिन एक एनालिसिस इस बात की जरूरी है कि इस वक्त गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या कर रहे हैं। क्या भूपेंद्र पटेल के बैठे रहने से या किसी के भी बैठे रहने या नहीं रहने से नरेंद्र मोदी और अमित शाह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रभाव को कम करने में सफल होंगे? तो और दूसरी बात है कि रूपाणी में ऐसी क्या चीज थी, रूपाणी कौन सा कहना ऊपर वालों का नहीं मानते थे, ये मेरे प्रश्न मेरे मन में है। क्योंकि मैं जिस दिन से रूपाणी मुख्यमंत्री बने तब से तो ये परसेप्शन उनका नेगेटिव हो गया था। तो परसेप्शन किस बात से नाराजगी नहीं, जो मुकेश जी ने कहा, अगर एजुकेशन लेवल पर नेगेटिव परसेप्शन था तो उसको बदलने के लिए। ये नहीं है कि रूपाणी जी बात नहीं मानते होंगे सेक्टरल लीडरशिप के, ऐसा तो किसी हालत में नहीं हो सकता। तो यही प्रश्न है ना कि मैंने कल जिक्र किया था कि वो 2 घंटे इंतजार करते रहे अमित शाह के फोन का जब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लेना था, तो वो नहीं मानते। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री बने तो हुआ कि अमित शाह के कहने पे बना दिए गए हैं। जब ये भूपेंद्र पटेल बने हैं तो आनंदीबेन के कहने पे बना दिए गए। अब हर एक चीज किसी ना किसी के कहने पे होगी ना। आपको अभी लखनऊ में एक रिपोर्टर रखना हो, 3 आदमी आपसे संपर्क करें तो आप मुझे फोन करके कहेंगे भाई ये 3 आदमी इनमें से कौन सा आपको बेहतर लगता है। तो ये कंसल्टेशन, ये तो कंसल्टेशन है, ये अथॉरिटेरियनिज्म कैसे हो गया? और आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का सवाल पूछा, मेरा प्रश्न है पार्लियामेंट्री बोर्ड की क्या भूमिका है? मुख्यमंत्री का चयन विधायक दल और सिर्फ विधायक दल का अधिकार है, बाकी सब तो दिशा निर्देशक ही हो सकते हैं।
किसी भी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी राज्य का मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकता है संविधान के हिसाब से, वो तो विधायक तय करेंगे। और अगर विधायकों ने खाली कागज पर दस्तखत करके दे दिया है कि अब मोदी जी इस पे जिसका चाहे नाम लिख लीजिए, तो इसके बाद हम लोग कुछ भी विश्लेषण करते रहें, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये अब प्रश्न ये है कि आप इस विश्लेषण के आधार पर क्या नरेंद्र मोदी की छवि पर या भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स पर कोई असर डाल सकते हैं? और अगर वो नहीं पड़ रहा है तो जो विजय जी ने कहा कि जो बिकता है वो जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है उसी की बात होगी, उसे बेचा जाएगा। तो मोदी जी को अगर ये आत्मविश्वास है, ये प्रश्न अपने मन में लाइए कि मोदी जी को अगर ये आत्मविश्वास हो गया है कि मैं जहां जो चाहे करूं, जिसको उठा कर बैठा दूं, कुर्सी से उठा दूं और जिसको चाहे बैठा दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि चुनाव तो मेरे चेहरे पे लड़ा जाना है। इसका विपक्ष के सामने कोई विपक्ष के पास इसका कोई जवाब है क्या? और अगर वो जवाब नहीं है तो उसके बाद नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के भीतर अपना व्यक्तिवादी एजेंडा लागू कर रहे हैं। इस पर सवाल उठाने वाले हम आप कौन होते हैं? हम तो बीजेपी के सदस्य हैं नहीं, ना हम उसके समर्थक हैं। वो अपनी पार्टी के अंदर चाहे जो करें, मुझसे क्या लेना देना है? नहीं, ये जो ये आप तर्क दे रहे हैं, इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ। मुकेश जी, क्या ये तर्क सही है? नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। हम एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं। जी प्लीज, अपनी बात पूरी कर लो। हम एक लोकतांत्रिक समाज इस नाते हैं कि हम एक लोकतंत्र में हैं। पार्टी लोकतंत्र के नियमों का पालन करे, लेकिन पार्टी अपने अंदर भी लोकतंत्र करे, ये तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई एक पार्टी बता दीजिए जिसके अंदर चुनाव होता हो। हम सबसे अपेक्षा रखते हैं आलोक जी, हम सबसे अपेक्षा रखते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, कोई भी हो, हम उम्मीद तो यही करते हैं। और इलेक्शन कमीशन को जो आप लिख कर देते हैं उसमें भी ये है। नहीं, मैं क्लियर कर दूं कि इलेक्शन कमीशन की बाकायदा गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से आपको रेगुलर समय पे अपने संविधान के हिसाब से आपको चुनाव कराना पड़ेगा। अगर आप चुनाव नहीं कराएंगे आपकी मान्यता रद्द हो सकती है। सही है, लेकिन किसकी वो औपचारिक किस तरह से होता है? आलोक जी जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसकी व्यवहारिकता से मैं सहमत हूं। आज का ही दिन की देख लीजिए, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार अपना मुख्यमंत्री अपना नेशनल कन्वीनर चुना है। और पहले नियम संविधान के हिसाब से पहले आप दो बार लगातार से नहीं हो सकते थे। 3 साल के आपका एक टर्म होता था। अब 3 साल को हटा के 5 साल कर दिया गया है। और 2 साल की जो वो थी पाबंदी, वो अपने पाबंदी हटा दी। अब वो आजीवन मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन ये उनका संविधान है। हर 5 साल के बाद उनको चुनाव कराना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा उनको। जो सवाल मैंने विजय जी से सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि अटल और आडवाणी के जमाने में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ना हुई हो, जिसमें इस पे चर्चा ना हुई, भले ही 2 घंटे के लिए या 2 मिनट के लिए हुई, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने और मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। वहां पे लोग औपचारिक तौर पर बैठे और उसके बाद फैसला हुआ। विजय जी, मैं गलत कह रहा हूं? बताइए आप मुझे। बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए मैंने कहा ना। और उस समय तो हर मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के फैसले आमतौर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही होता है। जो औपचारिकता है जिसका आलोक जी जिक्र कर रहे हैं, वो होता है विधायक दल की बैठक में। लेकिन किसी भी पार्टी में विधायक दल के बैठक में विधायक मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता, वहां से आता है। वो औपचारिकता है, वो कहने के लिए है संविधान में, लेकिन पार्टी लीडरशिप ही तय करती है और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। यहाँ तो प्रधानमंत्री भी हमने सीएलपी की बैठक में नहीं हुआ। सोनिया जी को पसंद आया तो मनमोहन सिंह को बना दिया। सीएलपी की बैठक में देख रहा था उस दिन, जिसमें लोग ना कर रहे थे औपचारिक तौर पर भी सेंट्रल हॉल में, लेकिन प्रधानमंत्री बनाया गया ना, क्योंकि वो सेंट्रल लीडरशिप है। अब फिर ये उदाहरण दूंगा, फिर आप कहेंगे कि पहले गलत हुआ था तो आज गलत है कि नहीं, लेकिन ये तो औपचारिकता। और इलेक्शंस का भी ऐसा ही हाल है। सब पार्टियों में इलेक्शन ऐसे ही औपचारिक तौर पर होते हैं जो हो रहे हैं। अभी तो आपने केजरीवाल साहब का जिक्र किया, आज पासवान जी की बरसी है। वो पार्टी की स्थिति देख लीजिए कि चिराग पासवान केवल उनके बेटे, इसलिए वो पूरी पार्टी को लेकर बैठा रहना चाहते हैं। देखिए, इसीलिए खतरा है हमारे लोकतंत्र पे। जो आज की तारीख पे सबसे बड़ा खतरा इसी बात को लेकर है। वो इसलिए है क्योंकि लड़ाई लड़ रहे हैं वो पार्टियां, कोई भी लोकतांत्रिक नहीं, और बाहर, पार्टी के अंदर और बाहर सारे संस्थान धीरे धीरे ध्वस्त हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब पार्टी अचानक एक पार्टी गायब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा वो पार्टी का। जैसे कांग्रेस पार्टी अचानक गायब हो रही है, वो इसलिए कांग्रेस पार्टी गायब हो रही है क्योंकि उसने अपने अंदर का जो इंटरनल डेमोक्रेसी थी उसको खत्म कर दिया। और ये इंदिरा गांधी के जमाने से शुरू हुआ। तो आप जोड़ना चाह रहे हैं कि जो जी, मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। बहुत लब्बो-लुआब ये है, जैसा बाकी लोगों ने भी कहा, कि एक आज्ञा पालक मुख्यमंत्री चाहिए। ये डमी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि
चुनाव जैसा सबने कहा कि मुख्यमंत्री को नहीं लड़ना है, मुख्यमंत्री वहां पर एक खड़ाऊ की तरह विराजमान रहेंगे, काम करेंगे मोदी और वो। दूसरी बात यह है कि जो अभी आलोक जी ने कहा कि किसी भी कंपनी में एक टीम बनाई जाती है, उस टीम में यह ध्यान रखा जाता है, मुझे कंपनी चलाने और कंपनी के किसी प्रोजेक्ट को चलाने और देश चलाने में बड़ा फर्क नजर आता है। देश को चलाना, किसी पार्टी को चलाना, किसी सरकार को चलाना, ये बिल्कुल अलग चीज है। ये एक डेमोक्रेटिक तरीके की अपेक्षा इसमें रखी जाती है और आप दूसरे लोगों के जो असंतुष्ट हैं, जो आपके साथ नहीं चल रहे हैं, उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है। ये जो एक निरंकुश नेतृत्व की धारणा को पुष्ट करता है कि चूंकि कंपनियों में इस तरह से होता है इसलिए सरकारें भी ऐसे चलेंगी तो ज्यादा बेहतर काम करेंगी, ये मार्केटिंग का फंडा गड़बड़ है, ये मैनेजमेंट का फंडा गड़बड़ है, क्योंकि ये कंपनियों के चलाने का ढंग है। ये सरकार, अब आप सरकार को भी अगर कंपनी ही समझ ले, एक सीईओ ने नियुक्त कर दें और वही अपने इस तरह से चलाने लगे देश, तो मुझे लगता है उसमें बहुत खतरे हैं। और सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, क्योंकि कोई भी कंपनी लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं करती है। आलोक जी आपको जोड़ना चाहें तो, अन्यथा मैं इस ये जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जब मैं कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ, मैंने कंपनी से मेरा अर्थ है लीडरशिप की बात कर रहा था मैं। और अखबारों में हमने अखबार देखे, जब एमजे अकबर, अब आजकल बड़े बदनाम नेता हैं, लेकिन एक वक्त तो बहुत शानदार पत्रकार, इस देश के टॉप एडिटर्स में उनका शुमार होता है, जो अखबार उन्होंने निकाले हैं, संडे मैगजीन हो या टेलीग्राफ अखबार हो, दोनों में उन्होंने बिल्कुल यंग जर्नलिस्ट की टीम रखी थी और उनसे वो काम करवाते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि मेरे दिमाग में खाका है एक अच्छे अखबार का, एक अच्छी मैगजीन का, जिसको ये लोग बेहतर एग्जीक्यूट करेंगे। एक तो ये जज्बा होता है कि अपने को साबित करना है, दूसरा जैसा कहा जाता है उस निर्देश का पालन करते हैं, उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश भी कर सकते हैं और अच्छे सुझाव भी लेकर आते हैं। ये है मेरा कहने का मतलब, जब आप नए लोगों को लाते हैं। लेकिन इसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं है कि यहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर नए लोगों को ला रहे हैं तो वो कोई उनके विचारों के लिए या उनके तरफ से आने वाले सुझावों के लिए ला रहे होंगे, ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप पार्टियों को ये गुंजाइश तो आपको देनी होगी कि वो उन नेताओं को सामने खड़ा करें, लाएं, जिनको वो भविष्य में अपनी पार्टी की लीडरशिप के तौर पे देखना चाहते हैं। वरना यही होगा जिस तरह से और पार्टियों में हुआ है कि एक वक्त आता है, उस दिन गायब हो जाते हैं कि साहब अब कहाँ है, आगे कौन है, को पता नहीं कौन है, इसके बाद कौन मालूम नहीं। तो सेकंड रंग लीडरशिप, थर्ड रंग लीडरशिप, सक्सेशन प्लान क्या है, ये व्यवस्थाएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें यहाँ लागू हो रही हों, क्योंकि विजय जी ने कहा तो मैंने कहा इस बात में ये दम लगता है, ये बात भी इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। एक लाइन जोड़ दूं मैं, देश को कंपनी की तरह चलाया जाए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर कंपनी अच्छा मैनेजमेंट चलाती है तो वो कंपनी को बहुत इज्जत के साथ अच्छी तरह से चलाती है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा होता है। चोर मैनेजमेंट हो तो वो कंपनी को डुबा सकता है, इसी तरह चोर नेता आ जाएं तो देश को भी डुबा सकते हैं। ये खतरा बराबर से बराबर। मैं एक लाइन जोड़ रहा हूँ, मुकेश जी की बात से 100% सहमत होते हुए भी ये कह रहा हूँ कि ये जो दुर्गुण यदि हम कह रहे हैं इसको, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टी आजकल इसी तरह से चल रही है। वो ममता बनर्जी भी वैसे चलती है, वो अरविंद केजरीवाल भी चल रहे हैं, बिल्कुल। कांग्रेस भी वैसे ही चल रही है कि G23 को 1.5 साल से सुना नहीं गया है। और मैं कल रशीद किदवई साहब की किताब पढ़ रहा था, उसमें 1957 में नारा था कि नेहरू को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, एक ही बात है। तो कांग्रेस को वोट देना है तो नेहरू को वोट दीजिए। तो 1957 और 2019 कोई बड़ा फर्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सी, बट मैं एक ही चीज, मेरा डिसएग्रीमेंट इस बात को लेकर ये है कि अगर कोई नया संपादक आता है या कोई नया नेता आता है, नया प्रधानमंत्री बनता है, तो जाहिर सी बात है वो अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है और उस हिसाब से अपनी टीम बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अपनी टीम में जो प्रखर लोग होते हैं, जो एफिशिएंट लोग होते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, उनको रखा जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि वो कोई बहुत ही कमजोर लोगों को रखते हैं और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ाते। यहां जो रिफ्लेक्शन इंदिरा गांधी के समय से जो दिखाई पड़ रहा है कि पार्टियों ने अपने राज्यों के अंदर मुख्यमंत्रियों में जो नए लोगों को भी रखा, वो पूरी तरीके से चरण पादुका वालों को ही रखा गया है, जिनके अंदर राजनीतिक प्रखरता या सामाजिक बेस नहीं था। जो नए लोगों को भी मौका दिया, तो ऐसे लोगों को भी मौका दिया। इस वजह से कांग्रेस पार्टी का पराभव हुआ। और इसीलिए जब हम धामी जी को देखते हैं या फिर हम भूपेंद्र पटेल को देखते हैं तो मन में शंका जरूर पैदा होती है, अगर वो इतने ही प्रखर लोग थे तो मुख्यमंत्री बनने के पहले उनकी योग्यता का, उनके टैलेंट का कहीं तो उसके राज्य में कोई चर्चा होती, कोई डंका बजता।
वो नहीं बज रहा, इसलिए लोगों को थोड़ी सी हैरानी होती है। खैर, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना, और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी को तय करना है, और तो कोई तय करता नहीं है कि राज्य कैसे चलाएंगे और कैसे चुनाव जीते जाएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी। हमारा काम अगर विश्लेषण करना है तो हमने अपना काम निभाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।